हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि इसके पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपका, लिमिटिंग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। स्टैटिक एंड काइनेटिक भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक मोशन में जब आ जाता है जो उस पर फोर्स लगता है। ऑब्जेक्ट मीन्स मूविंग सरफेस के मूविंग एंड कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स जब ऑब्जेक्ट हमारा चलने वाला होता है, जस्ट अबाउट टू मूव, चलने वाला होता है या ट्राई करता है चलने का, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये सब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़ उसके समझें, एक बार दोबारा से देख सकते हैं। नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज़ क्या होता है इसको समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज an angle which is the resultant of the force of limiting friction and normal reaction makes with the direction normal to the reaction। means अब जो आपने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सपोज F है और नॉर्मल रिएक्शन R है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन R है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स F है। इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बनाती है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो हम आपका रेक्टेंगल यहाँ बना हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, गिवन है। इसका मास है m है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मीन्स एक फोर्स नीचे लग रहा है जो कि इसका सेल्फ वेट है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स mg बोल सकते हैं कि इस फोर्स से अर्थ इस मास को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जैसा कि आप 9th में पढ़ते थे इसको, ठीक है। नाउ अब एक पुलिंग फोर्स हमने P लगाया है, पुल फोर्स जो इसको खींच रहा है, ठीक। अब जब इसको पुल कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है, तो इससे फ्रिक्शनल फोर्स जिस सरफेस पे ये बॉडी मूव कर रही है उसके और बॉडी के बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ, उसको हमने F से डिनोट किया है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। एक फोर्स हमने लगाया है, एक फोर्स अपने आप जो लग रहा है mg डाउनवर्ड, एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स F इधर लग रहा है, ठीक है। अब आपको पता है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो बॉडी का सेल्फ वेट होता है उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगती है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट अपोजिट टू द सेल्फ वेट। अब देखो यहाँ पे जो सेल्फ वेट जो रिएक्शन लग रही है mg के इक्वल एंड अपोजिट लगेगी। तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझ लेना है, ये R क्या है, दैट इज रिएक्शन फोर्स है, जो कि इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल होगा, mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ ये F है, ये इधर रिएक्शन फोर्स है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, मीन्स F एंड रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट मान लिया ये R डैश। अब ये रिजल्टेंट जितना नॉर्मल रिएक्शन से एंगल बना रहा है, इसी थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं पहले, क्या रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल AOC में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये साइड कितना हो गया, F हो गया, ये कितना हो गया, R हो गया। अब अगर हमें tan थीटा चाहिए तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया R, बेस क्या हो गया F, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये R बाई F यहाँ पे आप देख सकते हो, R बाई F
सॉरी ये आपका ये आपका tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें देखिए आप फोर्स क्या है, सर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये एफ बाई आर हो जाएगा। ये मीन्स परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ बाई आर। आर आपका क्या है यहाँ पे, बेस बना रहा है। ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंगली, इस एंगल के हिसाब से ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या रिलेशन आ गया इन दोनों में। ये आप देखिए, ये आपको यहाँ पे रिलेशन आ गया, tan थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए सी कितना हो गया, ओ बी, दैट इज ओ बी की इक्वल होगा ओ ए, तो यही है, तो ओ बी को हम एफ लिख सकते हैं, ओ ए को ए लिख सकते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। इसमें देखिए इसके डायग्राम के हिसाब से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ बाई आर को। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू आर तो म्यू क्या हो जाता है, रेशियो होता है किसका, म्यू इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स। तो अब के हिसाब, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या, tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो ये आपको रिलेशन मिल गया। हियर म्यू इक्वल टू tan थीटा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू tan थीटा, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स म्यू लिख सकते हैं, tan इनवर्स म्यू। अब अगर आपको म्यू पता है तो फ्रिक्शन एंगल निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो फ्रिक्शन एंगल निकाल सकते हैं। म्यू पता है थीटा निकाल सकते हैं, थीटा पता है म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या डिफाइन कर रहे हैं, बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू द सर्फेसेस इज इक्वल टू द टेंजेंट, टेंजेंट मीन tan थीटा ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। थीटा tan थीटा हम ले लें तो वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ से हमें क्लियर होती है, राइट। अब एक और इसमें होता है एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, सो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हेल्प मिलेगी। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal such as the body placed on the plane just begins to slide। ये वो एंगल होता है जिस एंगल पे हमारा बॉडी स्लाइड करने लगती है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जैसे ये प्लेन है आपका, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल एंगल बना रही है। जैसे आप इसको कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहले मान लिया ये आपको पहले ए बी प्लेन ऐसे ए सी था, फिर आप इसको उठाए इस तरह से, तो वो अल्फ़ा वो एंगल मिनिमम एंगल होगा जिस पे आपका ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स नीचे आने लगेगा। तो अल्फ़ा वो मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा एंगल पे हमारी बॉडी अपने आप नीचे की तरफ बिना धक्का दिए नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है। मीन्स जिस पॉइंट पे अल्फ़ा की उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे ये हमारा अपने आप स्लाइड होने लगेगा, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन आई थिंक समझ गए होंगे। It is represented by alpha. Its value depend upon the material nature of the surface in the contact. That is very simple। अब यहाँ पे हमने ये मान लिया ए बी इज इंक्लाइन प्लेन, ए बी को इंक्लाइन प्लेन मान लिया है। ठीक है, ए बी को हम यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन ले लिया है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ए सी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ से सच दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट बिगिंस स्टार्ट। अब इसको इस तरह से इसको अब किया उठाया है कि हमारा जो बॉडी ये रखी हुई है ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दी।
तो BAC एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा उस केस में अल्फ़ा, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पे इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए सेल्फ वेट यहाँ पे जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास mg नीचे काम कर रहा था, ठीक है, mg, और ये अल्फ़ा एंगल है। mg जब नीचे काम कर रहा है तो अब यहाँ पे अल्फ़ा को आपको समझना है। अल्फ़ा हमने मान लिया कि इस अल्फ़ा पे हमारी बॉडी नीचे तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दी तो अल्फ़ा हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। अब अगर ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये आपको समझना है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये एंगल अल्फ़ा बचेगा। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल अल्फ़ा बचेगा। इसको आप फिर से समझिए, ये एंगल अल्फ़ा है। अब इस पर आपका एक डायरेक्शन ये दिखाया है, एक ये है, मीन्स ये 90 डिग्री पे, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना बचेगा, अल्फ़ा बचेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका बेसिकली ये एंगल है ये, ठीक। अब mg के दो कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए आप। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा mg cos अल्फ़ा हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट mg sin अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। द वेट ऑफ mg बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एक नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, मीन्स कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। मीन्स अगर ये आर है तो mg cos अल्फ़ा इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है, mg cos अल्फ़ा इक्वल टू आर। तो सेकेंड फोर्स इसमें जो लग रहा है बॉडी नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन AB। थर्ड जो लग रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन F, एंगल ऑफ फ्रिक्शन F किधर लगेगा, ये सरफेस इस पर स्लाइड कर रही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन F ऊपर की तरफ लगेगा, मोशन के अपोजिट में लगता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अप ऑन द प्लेन AB, ठीक है। नाउ mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, mg cos अल्फा अपोजिट टू r एंड mg sin अल्फा अपोजिट टू अल्फा एट इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिया है। mg के दो कंपोनेंट, एक इसके इस डायरेक्शन में mg cos अल्फ़ा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin अल्फ़ा। अब देखो mg sin अल्फ़ा इक्विलिब्रियम की बात करें तो f के इक्वल हो जाएगा, mg cos अल्फ़ा ये r के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, मीन्स जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन मिल गए आपको। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg cos अल्फ़ा, mg sin अल्फ़ा आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स F, रिएक्शन फोर्स mg cos अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब चाहिए तो आप इसको स्क्वायर करके सम कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके सम कर लीजिए तब भी आपको मिल जाएगा mg और FR में रिलेशन हो जाएगा, या इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो इधर हो जाएगा sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा और mg से mg कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई आर। F बाई आर को हमने क्या बोला हुआ है, म्यू बोला हुआ है, मीन्स इट इज़ अ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स tan अल्फ़ा आ गया आपका म्यू के इक्वल आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू tangent ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन देम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके पहले tan थीटा के इक्वल पढ़ा था कि tan थीटा के इक्वल होता है, और ये tan अल्फ़ा के इक्वल होता है, मीन्स tan ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज भी होता है। ये भी यह चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। तो इस तरह से इस टॉपिक की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनती हैं। तो इसके अगले वीडियो हम लोग इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई सम मोर एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिसेस, क्योंकि इस पे केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बनती हैं। तो कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम शेयर करेंगे ग्रुप में, तो आप लोग को उसको सॉल्व करना है, राइट।